नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मेरे स्टूडियो में आए हैं एक राइटर और एक मोटिवेटर, मिस्टर अंबादत्त भट्ट जी। नमस्कार। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भट्ट जी। मैं सबसे पहले तो इनको बधाई देना चाहूंगी क्योंकि इनको इनकी दो पुस्तकों पर बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं, वेज ऑफ लर्निंग और दिन के 25 घंटे। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये सर्टिफिकेट ऑफ अवार्ड है, ऑथर लिटरेरी अवार्ड गोवा। ये इनको मिला है बेस्ट बुक इन लर्निंग एंड टीचिंग, वेज ऑफ लर्निंग में, ये देखिए। और वेज ऑफ लर्निंग में इनको ये भी मिला है, साथ में ये ट्रॉफी। इसी तरह जो दूसरी पोइट्री की बुक है दिन के 25 घंटे, उसके लिए इनको ये भी मिला है, और साथ में ये भी। ये है द बुक चैनल ऑथर लिटरेरी अवार्ड गोवा। बहुत बहुत बधाई हो भट्ट साहब आपको। तो आज मैंने बहुत आपको बहुत धन्यवाद जी, अंजू जी आपका। आप मोटिवेटर रहे हैं और अभी भी बहुत काम कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले कि मोटिवेशन का मतलब क्या है? मोटिवेशन का मतलब ये है कि हम सबके अंदर एक ऊर्जा निहित है, जी, लेकिन उस ऊर्जा को अगर हम एक चैनल प्रदान करते हैं और एक कुछ काम करने की लगन हमारे अंदर लगी रहती है, जो भी हमारी क्षमताएं हैं उसके अनुरूप अगर हम काम कर पाते हैं तो इसका मतलब हम मोटिवेटेड हैं। और जो लोग क्षमताएं हैं लेकिन अपनी क्षमताओं को नहीं पहचानते और कोई कार्य में उतना उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर रहे, तो उनको मोटिवेशन की जरूरत होती है। प्रदर्शन के लिए होता है, अच्छा होता है, बेहतर होता है, बेहतरीन होता है, उत्कृष्ट होता है और सर्वोत्कृष्ट होता है। इतनी कैटेगरीज हैं। हम अंग्रेजी में अगर बात करें तो केवल 3 कैटेगरी हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। लेकिन जब अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो अच्छा प्रदर्शन होता है, बेहतर प्रदर्शन होता है, बेहतरीन प्रदर्शन होता है, उत्कृष्ट प्रदर्शन होता है और उसके ऊपर भी सर्वोत्कृष्ट होता है। जी। तो उसकी कैटेगरीज अलग अलग हैं और इन कैटेगरीज का प्रदर्शन करने के लिए हमको मोटिवेटेड होने की जरूरत है। और जहां आम आदमी को मोटिवेटेड रहने की जरूरत है तो वहां पे मोटिवेशनल स्पीकर्स का रोल भी आ जाता है। भट्ट साहब, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी, आपने इस क्षेत्र में क्या क्या काम किया अब तक, मोटिवेशन के क्षेत्र में? उसके बाद मैं आपकी राइटिंग के बारे में बात मोटिवेशन ऐसे तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अपने संपर्क में आने वाले बहुत सारे लोगों को उनकी क्षमताओं का परिचय कराना, उनको ये ढाढ़स बताना कि आपके पास क्षमताएं हैं, आप सकारात्मक सोचिए, आप मन लगा करके काम करिए। जैसे कि मैंने एक सफलता का छोटा सा फॉर्मूला बनाया था जी। कि संयम रखें, फिर प्रयास करें, लगन लगा के रखें और तालमेल बिठाएं अपनी क्षमताओं का और हमारी अपेक्षाओं का, या जो हम पाना चाहते हैं उसका, तो हम ऑटोमेटिकली सफल हो जाते हैं। तो मैंने केवल और केवल सफल होने के मंत्र सीखे और उनको समाज में बांटने का कार्य पिछले लगभग 30-35 सालों से मैं कर रहा हूं। जब से मैं विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम स्टार्ट कर रहा, तो सबसे ज्यादा जरूरत विद्यार्थियों को इसकी रहती है, तो मैंने विद्यार्थियों को किया। तो मैं जानना चाहूंगी, क्या सिर्फ आप जो वर्कशॉप अटेंड करते हैं, मैंने सुना है कि आप स्कूल में जाते हैं, तो क्या सिर्फ विद्यार्थियों को ही मोटिवेट करने की जरूरत होती है, या जो टीचर्स हैं और जो उनके विद्यार्थियों के अभिभावक हैं, क्या उन्हें भी आप कुछ बताते हैं कि कैसे वो बच्चे को पढ़ने को आगे मोटिवेट करें? ये मैं थोड़ा जानना चाहूंगी। जी, वैसे तो ये है कि बच्चों को परफॉर्म करना होता है, पर ईमानदारी से बात बताऊं तो बच्चों से कहीं ज्यादा जरूरत होती है अभिभावकों को प्रेरित करने की और टीचर्स को प्रेरित करने की। क्योंकि जो बच्चे रिजल्ट दे रहे हैं, जो परिणाम दे रहे हैं, वो उनके टीचर्स और उनके पेरेंट्स की गाइडेंस का फल है। आज क्या हो रहा है, मैं अक्सर अपनी बात 3-4 मिनट में कर पाता हूँ स्कूलों के साथ, जब समय कम होता है। अगर बड़ी बड़ी जो कार्यशालाएं होती हैं उनमें स्पीकर को 5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट ऐसा टाइम मिलता है, जी। तो मैं आपको बताऊं, मैं तो 30 सेकंड में अपनी बात कह जाता हूं। मैं उनको कहता हूं कि आज जो हमारे विद्यार्थी हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अगर आप उनके रिजल्ट का आकलन करें जी। तो आप उनका रिजल्ट ऐसे पाएंगे कि बहुत अच्छा कर लिया, बहुत नीचे आ गए, अच्छा नीचे, ऊपर नीचे। तो ये स्विंगिंग रिजल्ट वो देते हैं। ठीक। जबकि अगर हम पढ़ाई करें और एक कहीं से भी हम स्टार्ट करें तो हमारा रिजल्ट एक प्रोग्रेसिव होना चाहिए, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होना चाहिए और आगे बढ़ना है। इसमें पीछे आने की गुंजाइश कहाँ है? और जहां तक अगर हम पीछे आ रहे हैं तो इसका मतलब हम नहीं सीख रहे हैं।
तो हमारा जो जो आज का जो स्कूलिंग सिस्टम है वो विद्यार्थी नहीं बना रहा, वो परीक्षार्थी बना रहा है। वो बच्चों को ये कह रहा है कि आप रट्टा मारो, एक पेपर की तैयारी करो, एक एग्जाम की तैयारी करो, उस एग्जाम को क्रैक करो और आगे बढ़ जाओ। भले ही वो जीवन के धरातल में अपना बेस्ट नहीं दे पाए बाद में, लेकिन उनको हम एग्जाम क्रैक करना सिखाते हैं, उनको हम जीवन की चुनौतियों से लड़ना नहीं सिखा पाते। तो मैं इसी पर संघर्ष कर रहा हूं कि बच्चे जीवन की चुनौतियों से लड़ना सीखें, अपना रिजल्ट कंसिस्टेंट रखें, और ये जो पेंडुलम वाला रिजल्ट है इसकी जगह कंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस करें। भट्ट साहब, मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगी अपने दर्शकों की ओर से। ये जो सोशल मीडिया है, इसने जकड़ लिया है स्टूडेंट्स को, क्योंकि उन्हें तो इतनी समझ नहीं होती, उनकी बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं होती कि सोशल मीडिया का कितना प्रयोग उचित है, कैसे लाभ उठाया जाए। इसके विषय में क्या आप कुछ कहेंगे? इसमें जो मुझे समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि जितना अभिभावकों से बच्चों की दूरी बढ़ी है, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, दादा दादी साथ में नहीं रहते, और घर में कोई दूसरा रहता है तो वो तो उनसे उनको जो है अपने से बचने के लिए या अपना अटेंशन कम करने के लिए उनके हाथ में मोबाइल देता है, और मोबाइल देते ही बच्चे सोशल मीडिया और दूसरी चीज़ों पर एक्सपोज होते हैं। तो इसका जहां सदुपयोग होना चाहिए था वहां दुरुपयोग हो रहा है। मोबाइल आज की डेट में नेसेसरी ईविल है, आपके पास होना चाहिए। आपको जानकारियों का भंडार वेब के माध्यम से मिलता है, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं, लेकिन जहां विज्ञान वरदान है वहीं उसको एज ए अभिशाप, जैसे हम देख रहे हैं युद्ध हो रहा है तो तमाम घातक हथियारों का प्रयोग हो रहा है, ठीक इसी प्रकार से विद्यार्थी जीवन में भी जो दूसरी सोशल मीडिया या दूसरी साइट्स हैं जिनको एक बच्चे से उम्मीद नहीं की जाती कि वो उनको ब्राउज करे, तो वो उसके लिए वो घातक हथियारों की तरह से सिद्ध हो रहे हैं और इसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। इससे बचने का एक ही तरीका है कि माँ बाप अपने बच्चों से संपर्क बनाए रखें, उनके साथ जुड़ें, उनके समय को मॉनिटर करें, उनको भरोसा दें और उनके भरोसे में बने रहें। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी। देखिए, मैं पहले अपने दर्शकों को बता देती हूँ कि आपकी पुस्तकें हैं कैसे बने टॉपर, 20+ वेज ऑफ लर्निंग, सीढ़ी दर सीढ़ी, और उसके बाद ये आई है दिन के 25 घंटे। मैं सबसे पहले तो आपसे इस पुस्तक के बारे में जानना चाहूँगी, वेज ऑफ लर्निंग। आप देख सकते हैं, इसमें क्या लिखा है? ये अंग्रेजी की पुस्तक है, क्या इसका हिंदी वर्जन भी है, या इसमें ये बताइए इसमें है क्या? ये कैसे बने टॉपर का मॉडिफाइड वर्जन है। हिंदी में कैसे बने टॉपर थी जी, और वेज ऑफ लर्निंग उसी कैसे बने टॉपर में दिए गए जो स्टूडेंट्स के लिए हमने सिद्धांत दिए हैं उन्हीं को वेज ऑफ लर्निंग में दिया। हाँ, कुछ इसमें मॉडिफिकेशंस और भी, क्योंकि समय के साथ कुछ चीजें मैंने और सीखी जिनको इसमें समायोजित किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, वेज ऑफ लर्निंग में मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि हम कोई भी इंसान हो वो ये चाहता है कि वो जिस भी फील्ड में काम कर रहा है वो उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे। तो मैं ये कहता हूँ कि परफॉर्मेंस देने के लिए आपको बहुत अच्छी अभ्यास की जरूरत होती है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और जब आप प्रैक्टिस करते हैं या करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको वो जो सामग्री है उसको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना होता है, या वो जो एक्ट है उसको बहुत अच्छे तरह से तैयार करना होता है। किसी भी एक्ट या किसी भी सामग्री को तैयार करने से पहले आपको एक बहुत अच्छा प्लान बनाना होता है, जिसको हम रियलिस्टिक प्लान कहते हैं, जिसको हम धरातल पर ला सकें। ऐसा नहीं कि हम चांद सितारे तोड़ लाएं। आज तो चांद सितारों पर पहुंचना भी संभव है, लेकिन फिर भी जो हमारे हिसाब से रियलिस्टिक है, ऐसा एक प्लान होना चाहिए जिसके अंदर हमारे पास कितना समय है, हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, हम उसको कैसे अंजाम तक पहुंचेंगे इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में, उस पर हम अपना पूरा एक खाका बनाएं, पूरा प्लान बनाएं, टाइम टेबल बनाएं और उसके अनुरूप काम करें। और इन सबसे ऊपर है कि हम पॉजिटिव रहें और हमारे अंदर ये फीलिंग हो कि ये मुझे करना है और ये मैं कर सकता हूं। तो मैंने आपको उल्टे क्रम से सुनाया था, इसको मैं फर्टिलाइजर फॉर्मूला कहता हूं। ये 5 P's प्रिंसिपल है, क्योंकि इसमें आने वाले हर शब्द में सबसे पहले P है। पहला है पॉजिटिव एटीट्यूड, दूसरा है प्लानिंग, तीसरा है प्रिपरेशन, चौथा है प्रैक्टिस और पांचवा है परफॉर्मेंस। तो जब इस कड़ी में हम किसी भी कार्य को करें, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो खेलकूद हो, चाहे वो अन्य किसी क्षेत्र में हो, तो हम उसमें हम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, प्रोवाइडेड हम इसी क्रम से इस पर हम चलें। और दूसरा, इसके अंदर जो स्टूडेंट्स के लिए बेसिक फॉर्मूला रखा है मैंने, हमारे पढ़ाई सिस्टम में RT है, रट्टा है। रीडिंग करो,
टेस्ट के लिए तैयारी करो, रीडिंग करो, टेस्ट के लिए तैयारी करो। मैंने इस आरटी से थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे के अल्फाबेट्स को जोड़ा, तो आपको हैरानी होगी ये जान करके कि एक क्रम पी से वी तक का बन के आता है, जिसमें हम किसी भी टेक्स्ट को एक पिक्चोरियल में, एक विजुअल में, एक चित्र में बदल सकते हैं। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो ये अल्फाबेटिक सीक्वेंस है। पी का मतलब है प्रीव्यू लेना, ये एक या दो पेज का मैटर सेलेक्ट करना और उसमें से की अंडरस्टैंडिंग, की टर्म्स और की डेफिनेशंस को चूज कर लेना कि अच्छा आज हमें क्या क्या पढ़ना है। एक आइडिया होना चाहिए कि हम आज के दिन इतना मैटर पढ़ेंगे, 2 पेज 3 पेज एक सब्जेक्ट के। उन 2 या 3 पेजेस का जो पी होने के बाद देन कम्स क्यू। आपको क्वेश्चंस पर फोकस करना है कि इस रीडिंग से मुझे आने वाले समय में किस तरह के क्वेश्चंस को देखना या समझना पड़ेगा, कौन से क्वेश्चंस मुझसे पूछे जा सकते हैं। आप एक नजर क्वेश्चंस पर पहले मार लें, रीडिंग से भी पहले। ये मैंने सीखा था जब हम जो अनसीन पैसेज पैराग्राफ्स जब हम लिटरेचर में सॉल्व करते हैं उस प्रोसेस को, क्योंकि वो कभी भी एक बार पैराग्राफ हमने किया तो कितने ही समय के बाद हमारे सामने आए तो हम उसको रिकलेक्ट कर पाते हैं कि अरे यार ये अनसीन पैसेज तो मैंने पढ़ा था, लेकिन हम किताब कई बार पढ़ते हैं तब भी समझ नहीं पाते थे। तो मैंने जब उसको एनालाइज किया, उसका विश्लेषण किया, तो मैं इस फॉर्मूले पर पहुंचा। पहले पी रिव्यू, उसके बाद क्वेश्चंस, उसके बाद अब बारी आती है रीडिंग की। जब आप इस तरह से पढ़ेंगे उसके बाद ध्यान लगा के, तो चूंकि आपने क्वेश्चंस पहले पढ़ लिए हैं तो आप जैसे जैसे रीडिंग में आगे जाएंगे आपको उन क्वेश्चंस के आंसर जहां दिखेंगे आप उस क्वेश्चन और आंसर के बीच में संबंध स्थापित करने की कोशिश करेंगे। और ऐसा करने से आपका जो रीडिंग है वो फोकस्ड होगा और आप क्वेश्चन आंसर्स को जोड़ रहे हैं तो वो जिस तरह से जो हमारी पहेलियां होती हैं, रिडल्स होती हैं, जो जिनमें हम ये फिट करते हैं उसको, तो उस तरह से ये क्वेश्चन और आंसर्स फिट होते चले जाते हैं। जब आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर कहीं मिलेगा तो आप दूसरे क्वेश्चन को ढूंढेंगे, तीसरे का मिलेगा तो तीसरे को ढूंढेंगे। इस तरह से आपकी रीडिंग बहुत संवर्धित ढंग से होती है। फिर रीडिंग के बाद एक समरी है, एस है। एस का मतलब है कि आप उसको समराइज करें, किताब को बिल्कुल बंद करें और कुछ समय के अंतराल के बाद जब आपने पढ़ लिया है उसके कुछ समय के बाद पहले किसी दूसरी एक्टिविटी को करें और जब नया स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले उसको देखें कि मैंने इससे पहले क्या पढ़ा था, और बिना किसी मदद के अगर आप उसको रिकॉल कर पाते हैं, रिकलेक्ट कर पाते हैं तो बहुत ही सुंदर है। और अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको पता लग जाना चाहिए कि मुझे इसमें कुछ कमी है, मुझे दोबारा से इसको पढ़ना है। तो तब तक उसको ठीक से पढ़ें जब तक कि आप उसकी समरी अपने आप से नहीं बना पा रहे हैं। और जब आपकी समरी बन जाएगी, जब संक्षेप में आप उस मैटर को ले लेंगे, तो उसके बाद आप टेस्ट के लिए तैयार रहें, यानी क्वेश्चन आंसर्स करें। और यहाँ टेस्ट पर पढ़ाई खत्म नहीं होती, इसके आगे यू और वी, मैंने कहा ना जो हमारा फॉर्मूला है वो पी से वी तक है, और इसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में अल्फाबेट है उसी सीक्वेंस में हमारी कार्य प्रणाली है। अब आया यू और वी। यू का मतलब है कि हमें ये देखना है कि जो मेरे सिलेबस का हिस्सा जो चैप्टर बना ये क्यों बन पाया, इसका यूज क्या है, इसको यूज कौन करता है, इस जानकारी का कहीं काम भी आती है कि नहीं आती है। वैसे तो जो हमारा पढ़ाई का सिस्टम है उसके अंदर पढ़ाई जाने वाली 90% चीजें हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन 90% चीजें इसलिए इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि हम एक पर्टिकुलर करियर में ही जा सकते हैं और यहाँ हजारों करियर हैं। तो हम उन हजारों करियर्स का बेस बनने के लिए जानकारियां जरूरी होती हैं, इसलिए पढ़ना जरूरी है। पर उस कनेक्शंस को कि वो जानकारी कौन उसको यूज करता है, किस तरह से करता है, ये जानना कंटेंट पढ़ने के बाद बहुत जरूरी है। और जैसा ही हम ये करते हैं कि हम ये जानते हैं कि ये जानकारी किस तरह से इस्तेमाल होगी, तो अपने आप उसका चित्रण, उसका विजुअल हमारे दिमाग में आता है। आप आंखें बंद करके किसी चीज का नाम लीजिए जिसको आप जानते हैं, तो आपके सामने उसका चित्र आ जाता है। तो इस तरह से जब आप उसका प्रयोग और प्रयोगकर्ता, यूज और यूजर की इंफॉर्मेशन किसी भी जानकारी के बारे में जुटा लेते हैं तो उसका एक विजुअल आपके दिमाग में आता है। और जब विजुअल बनता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन थी उसको आपने एक चित्र के रूप में रूपांतरित कर दिया है। और आप यकीन करें कि चित्र के रूप में देखने से किसी भी जानकारी को हम 10 गुना या उससे भी ज्यादा असर से याद रख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला वेज ऑफ लर्निंग में है। इसके अलावा बहुत सारी और बातें हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, पहले हमको क्या करना चाहिए। उसमें एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो नहीं हो रही है, वो ये कि हम अगर बांटे अपने सिलेबस को तो उसमें बहुत आसान चीजें होती हैं,
थोड़ा मुश्किल होता है और बहुत मुश्किल होता है। जी, तो ये जो इसको अगर हम डिवीजन कर साइंटिफिक लें। टर्म्स में कहें तो ये होता है नॉलेज बेस्ड, ओके, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, ओके, एप्लीकेशन बेस्ड और स्किल बेस्ड। गुड, अभी क्या है कि नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग जी, पे विद्यार्थी और टीचर्स और पेरेंट्स सबका एक ही भाव रहता है कि इसको स्किप कर लो, इसको हम बाद में कर सकते हैं, ये तो आसान पोर्शन है और आप एप्लीकेशन पे टाइम लगाओ। ओके, अब आप यकीन करिए कि दुनिया में कोई दूसरी स्किल ऐसी नहीं है जिसमें आप एप्लीकेशन पे डायरेक्ट पहुंच सकते हैं नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को स्किप करके। जैसे आपको आपने सीढ़ी दर सीढ़ी, इसीलिए Yes. लिखा सीढ़ी दर सीढ़ी चलना चाहिए। यस, जिस तरह से आप अगर थर्ड गियर फोर्थ गियर में गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आपको स्टार्ट तो फर्स्ट गियर से ही करना पड़ेगा। आपके जितने भी गेम्स होते हैं, आप किसी भी लेवल पे जाएं, जब वो दोबारा से आपको स्टार्ट करना पड़ता है तो आपको नीचे से लेवल क्रॉस करने पड़ते हैं और जितनी बार आप करते हैं उतनी बार आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती है। तो ये मुझे हैरानी होती है कि हमारे सिस्टम में हम के और यू में जंप लगा करके सीधा ए में क्यों जाते हैं और वहां जाने की वजह से ही हमारा जो रिजल्ट, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि वो स्विंग करता है, कभी वो बहुत अच्छा हो जाता है और फिर वापस हम धड़ाम वहीं से आ जाते हैं। लेकिन अगर हमने के और यू को बेस बना करके काम किया हो तो हम हमेशा प्रोग्रेसिव रिजल्ट में रहेंगे, नीचे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने दर्शकों को एक चीज बताना चाहूंगी कि आपके कोई सवाल हो या आप पढ़ाई में कमजोर हैं तो मिस्टर भट्ट का नंबर मैं यहाँ दे रही हूँ, आप इनसे कांटेक्ट कीजिए, कभी भी आपको सॉल्यूशन बताएंगे। आप इनको वर्कशॉप के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और भट्ट साहब, ये जो किताबें ये क्या आपसे मिल सकती हैं अगर आप कहें तो? ये किताबें अमेज़न पर, फ्लिपकार्ट पर और ब्लू रोज जो मेरे पब्लिशर हैं उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, ऑनलाइन वर्जन भी और हार्ड कॉपी भी। नहीं तो इनके मोबाइल पे आप इनसे बात कर, अदरवाइज आप मोबाइल पर बात कर सकते हैं। मोबाइल पर कंसल्टेंसी के मेरे कोई चार्जेस नहीं है, कोई कहीं से भी कभी भी बात कर सकता है, प्रोवाइडेड मैं उस समय व्यस्त नहीं हूँ, अदरवाइज मैं आपको उसके बाद का समय दे दूंगा। हाँ, जो लोग मेरे से पर्सनली मिलते हैं या वर्कशॉप्स हैं वो चार्जेबल हैं, क्योंकि आने जाने और समय और तेल का पैसा तो चाहिए। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बस अब मैं अंत में अपने दर्शकों के लिए आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगी कि इसमें से एक कविता पढ़ के सुना जो आपको पसंद हो। दिन के 25 फैक्ट ये है कि जो दिन के 25 घंटे पुस्तक है इसके अंदर 32 मनके हैं और उनमें से सभी कविताएं उतनी ही अच्छी हैं। मेरे लिए चुनना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इनके एक दो के शीर्षक पर बात करते हुए फिर मैं आपसे एक कविता बताऊंगा। एक कविता है अपनी जमी अपना आसमां, दूसरा है असाधारण बनो। उसमें यह है कि हर एक आदमी, साधारण तो सब है, ऑर्डिनरी, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा करके किस तरह से आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। आगे बढ़ो, इसे मैं पढ़ने वाला हूं आपके लिए। उसके बाद इच्छित परिणाम कैसे पाया जा सकता है, उत्तम प्रस्तुति कैसे हम दे सकते हैं, 4 या 40 की समीकरण विद्यार्थियों के लिए कि 4 साल हम मजे कर लें क्योंकि ये जिंदगी फिर दोबारा नहीं मिलेगी, या ये पीरियड नहीं आएगा, या हम 40 साल अच्छा करने के लिए उन 4 सालों में बहुत अच्छी मेहनत करें। तो 4 और 40 की समीकरण, छू लो आसमां जरूरी तो नहीं, जी ले जरा, जीतना हो तो, जीवन मूल्य जिनका आज बहुत तेजी से ह्रास हो रहा है उनको कैसे करें, तुम्हारा हृदय तुम कौन। और इस पुस्तक की जो टाइटल कविता है दिन के 25 घंटे, थोड़ा थोड़ा अपनी एफिशिएंसी को, अपने कौशल को हमने इस तरह से बढ़ाना है कि हम अपने 1 घंटे के काम को आधा घंटा पौना घंटा में पूरा कर सकें, निष्पादित कर सकें, ताकि हम कुछ समय बचाएं। और जो थोड़ा थोड़ा समय हर घंटे में से बचता है वो हमारे लिए अतिरिक्त घंटे पैदा करता है, किसी के लिए 1, किसी के लिए 2, और मैंने तो ऐसा भी देखा है कि लोगों को 24 घंटे में वो 48 घंटे और उससे भी ज्यादा का काम करता है। एक ट्रेन, फॉर एग्जाम्पल मैं कल ही गोवा से वापस आया, यदि मैं ट्रेन से गया होता तो मुझे 70-72 घंटे लगते, मैं वायुयान से गया मुझे 2 घंटे लगे। तो इसी तरह से जो स्किल्स हैं वो, उन स्किल में हम अपने आप को अगर एफिशिएंट बनाएं तो हम बहुत सारा समय बचा सकते हैं। तो ये कंसेप्ट दिन के 25 घंटे का है। फिर पहचान, प्रतिध्वनि, प्रेम, फिर होगा समय। आज की विडंबना की समय किसी के पास नहीं है। भरोसा कैसे हम अपने पर रखें, कैसे भगवान पर रखें। मन क्या है, मन की सुंदरता क्या है, मानव बनना होगा। हम पैदा तो मानव हुए हैं, पर क्या हमारे कार्य मानवीय हैं? क्या हम हमें आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी हमारे कार्यों के लिए? एक रोचक यात्रा, ये जीवन की जो यात्रा है उसको रोचक और कैसे सुंदर बनाएं। स्वादे दोस्ती, सजा, सबसे सुंदर जोड़ी, समय नहीं, सलाह, सागर, सीढ़ी दर सीढ़ी, और सबसे बड़ा सुबह से शीघ्रम। यानी हम लोग, बहुत सारे लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं, पर क्या हम उन कार्यों को आरंभ कर पाते हैं?
क्या हम उन कार्यों को पूरा कर पाते हैं। तो ये सब इस की कविताएं हैं इस पुस्तक की। कविता और मैं आपके सामने आगे बढ़ो कविता पढ़ देता हूँ। स्वागत। बार बार पीछे मुड़कर देखने या सोचने से न हो पाएगी मरम्मत उन पलों की जो बीत गए, बिखर गए, पर दे गए अनुभव नए। नहीं संभव उन्हें सुधार पाना, पर हाँ संभव है ले उनसे सीख, भविष्य में उसे न दोहराना। इसीलिए आगे बढ़ो, न देखो बार बार पीछे मुड़कर, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और संवार लो अपने आज को, आने वाले पल को, आने वाले कल को ले सीख बीते पलों से। बदलो ढंग काम करने का, बदलो आज को, बदलो कल को, न देखो बार बार पीछे मुड़कर। छोड़कर निराशा, अवसाद, हताशा, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और लिखो नई गाथा, सफलता की गाथा। आगे बढ़ो और बढ़ते रहो, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते रहो, आगे बढ़ो, आगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भट्ट जी, बहुत अक्सर हम लोग आगे बढ़ने की जगह मेरे साथ ये हुआ, मेरा ये रह गया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। जहां करेक्टिव एक्शंस लेने हैं, जहां जिनको उनको सुधारना है, मैं ये नहीं कहता कि आप सब कुछ भूल जाएं, लेकिन बहुत सारी चीजें जिनको याद रखने का कोई फायदा नहीं है, उनको भूल करके, निराशा और अवसाद को छोड़ करके, हताशा को छोड़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे के लिए जानकारियां जुटाएं, क्या करना है, एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस पर 5P फॉर्मूला, P2V फॉर्मूला या KUAS नॉलेज पहले लेना, उसको समझना और उसके बाद उस पर प्रयोग करके आगे बढ़ जाना। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो अपना एक तरीका बना लेगा किसी भी काम करने का, सफलता उसके एक दिन अवश्य कदम चूमेगी, उसकी सफलता उसके कदमों में होगी। और मैं सभी के सफल जीवन की और बहुत अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे आज यहाँ आकर के मौका दिया और मेरी पुस्तक वेज ऑफ लर्निंग और दिन के 25 घंटे, जिन्हें अभी अभी पुरस्कृत किया गया है, अवार्ड मिला है, जिनकी वजह से मेरी एक अलग पहचान बनी है, उसके बारे में अपने दर्शकों को जानकारी देने का आज ये बीड़ा उठाया। मैं आपको फिर से आभार व्यक्त करता हूं और साधुवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और सभी से ये अनुरोध कि अपने जीवन में आगे की तरफ देखें। जिस तरह से हमारी गाड़ी का आगे चलने के लिए शीशा बहुत बड़ा होता है और पीछे देखने के लिए हालांकि 3 होते हैं, लेकिन सब छोटे छोटे होते हैं, और हम मुश्किल से अपनी यात्रा का 1% टाइम पीछे नहीं देख पाते। 99% से ज्यादा समय हमें आगे ही फोकस करना होता है। ठीक गाड़ी चलाने जैसी स्थिति में हम अपने जीवन को चलाएं और सब अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करें, नाम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः डॉक्टर अंजू दुआ दैमनी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने आज ये अवसर आपसे मिलने का मुझे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। तो फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।